तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 3 की। देखिए मैंने 1 और 2 का वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं वीडियो को। देखिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 1 और 2 का, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टर्म 2 का जो भी मॉडल पेपर निकला है उसको देखेंगे। टर्म 1 के लिए भी मैंने पिछले वीडियो पहले से बना कर रखा है, उसका भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इस बार टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही होने की संभावना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको 1 नंबर प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर देना है। तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा विस्तारपूर्वक, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका यहाँ गद्यांश का प्रश्न क्या है कि हमारे देश में नारियों की स्थिति पूर्ववित ही क्यों बनी हुई है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न हो गया कि स्त्रियों को सांस्कृतिक रूप से किसकी संज्ञा दी गई है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इस शीर्षक को लिखना है और स्त्रियों की क्या संज्ञा दी गई है और आगे वाला क वाला। तो देख लेते हैं इसका फटाक से आंसर, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ आंसर देख लेते हैं। क का आंसर जो है हमारा, जिसे 2 अंक आपको मिलेंगे, तो तीनों प्रश्नों को 2 करके 2 2 4 6 तीनों का आपको 2 2 अंक करके मिलेगा और 6 अंक यहाँ प्राप्त होंगे। देख लेते हैं आंसर। देखिए भारतीय समाज में नारी की स्थिति समुचित विरोधाभावपूर्ण रही है। सांस्कृतिक पक्ष से उसे शक्ति माना गया है, ठीक है। सांस्कृतिक पक्ष से उसे शक्ति माना गया है, तो लोक पक्ष से उसे अलवा कहा गया है। सदियों के संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी होती है कि उन्हें ना तो कुछ वर्ष के शैक्षणिक प्रगति खोज सकती है और ना कुछ एक आंदोलन से उन्हें हिलाया जा सकता है। अतः स्थिति पूर्ववत ही बनी रही है। यानी कि जो स्त्री का जो है मत बताया जा रहा है कि स्त्री जो है इसको बहुत तरह से लोक पक्ष से उसे अलवा कहा जाता है और संस्कृत पक्ष से उसे शक्ति भी माना जाता है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको हम लोग पूर्ववत ही बनी रही है, ठीक है, पहले से ही बनी रही है। अब दूसरा का आंसर देख लेते हैं। यहाँ ख नंबर का जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि नारी को क्या माना गया है। तो देखिए सांस्कृतिक पक्ष से उसे शक्ति माना गया है, जो नारी को है शक्ति माना गया है, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। देख लेते गौ नंबर, तो इसका शीर्षक पूछा जा रहा था क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका जो होगा राइट आंसर, तो भारतीय समाज में नारी का स्थान, जो भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है वो यहाँ हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए यहाँ से समाप्त होता है 1 नंबर प्रश्न। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आपका बताया जा रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। ये जो आपको 4 प्रश्न दिया है, एक क ख ग घ, तो इनमें से आपको 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है कि स्वच्छता अभियान अथवा मेरी प्रिय पुस्तक पर एक निबंध लिखना है, एक निबंध लिखना है। देख लेंगे, लिख लेते हैं। और दूसरा आपका है कि किसी को पत्र लिखना है, चाहे वो राशन कार्ड बनाने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखें, तो एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता को लिखें, या तो फिर और भी आपका दिया हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष के शिकायती पत्र लिखें। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं निबंध को। चलिए यहाँ से आपको 5 करके 10 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है, 10 अंक डायरेक्टली। तो मेरी प्रिय पुस्तक को देख लेते हैं। सबसे पहले आप कभी भी निबंध लिखिएगा तो आपको पॉइंट दे दीजिएगा, जैसे भूमिका हो गया, विषय वस्तु हो गया, उपयोगिता हो गया, उपसंहार हो गया, इस प्रकार से आप दीजिएगा। उसके बाद आप लोग आंसर लिखिएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा और जो कॉपी चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देख लेते, पढ़ लेते क्या है। तो इस प्रकार से अपने आप खुद भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ में लिख रखा है अपना शब्द में आप लोग लिखिए तो अच्छा रहेगा। देखिए मुझे श्रेष्ठ पुस्तकों से अत्यधिक प्रेम है, ठीक है। पुस्तकें मेरे जीवन की सच्ची संगति है और मुझे अनेक पुस्तक पसंद है, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। ये रह गया उसकी भूमिका। अब देखिए विषय वस्तु क्या है। रामचरितमानस में दशरथ पुत्र राम की जीवन कथा का वर्णन है। इसमें राम के जन्म, शिक्षण, विवाह, वनवास, सीताहरण, राम संहार और राज तिलक का अत्यंत सजीव, स्वाभाविक और सुंदर वर्णन हुआ है। राम के जीवन के प्रत्येक लीला मन को भाने वाली है। उन्होंने किशोरावस्था में ही राक्षसों का वध और यज्ञ रक्षा का कार्य जिस कुशलता से किया है वह मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। यहाँ राम के बारे में बताया जाए क्या की घटना है वहाँ पर उस पुस्तक में लिखा हुआ, उसके बारे में सारा बताया जाए कि कितने बाल अवस्था में, छोटे अवस्था में उन्होंने यज्ञ का रक्षा किया, जो ठीक है, राक्षसों का संहार किया। तो इस प्रकार से उसको जो पढ़ते हैं, अपने पिताजी के बात का पालन करते थे राम जी, तो उसको अच्छा लगा, ठीक है। यानी कि जो लिख रहा है निबंध, ठीक है, चाहे आप लिख रहे हैं चाहे हम लिख रहे हैं, ठीक है। उनकी वीरता और कोमलता के सामने मेरा हृदय श्रद्धा से झुक जाता है।
सीता स्वयंवर के दृश्य में रावण, अन्य राजागण तथा परशुराम के व्यवहार अत्यंत रोचक हैं। तो उस पुस्तक में आपको जो भी अच्छा लगता हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे आपको कुछ भी बुक, कोई सा भी आपको पुस्तक अच्छा लगता हो, उस पर निबंध लिखना, आपके हिसाब से लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखा हुआ कि रामचरित में मार्मिक स्थानों पर वर्णन तल्लीनता से हुआ है। राम वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा, भरत मिलन आदि के प्रसंग दिल को छू लेने वाले हैं। इस प्रकार से आपका जो भी प्रिय पुस्तक रहेगा उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। उपयोगिता क्या है उसको भी आप लोग लिखिएगा। जैसे कि इसका है कि इस पुस्तक के तुलसीदास ने मानव के आदर्श व्यवहार को अपने पत्रों में जीवन में साकार होते दिखाया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। इस प्रकार से उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है उस पुस्तक के बारे में। तो आप भी, आपको जो भी अच्छा पुस्तक लगता है उसके बारे में आप लोग डिटेल से लिखिए, अच्छा होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ से होता है प्रश्न समाप्त। आपको अगर लिखना है तो आप लोग इस प्रकार से मेरे वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगला है आपका पत्र लेखन। अब आपको पत्र लिखन नगर पालिका को, तो पत्र लिखना है किस प्रकार। देखिए, पत्र लिखने का आपको तरीका सबसे पहले आना चाहिए। अगर इस तरीका को आप लोग जान लीजिएगा तो आपका निश्चित तौर पर नंबर है। बाकी बता बीच में अपने शब्दों में जो भी लिखना है, जो भी शिकायत करना आप कर सकते हैं। देखिए, कभी भी आप लोग पत्र लिखेगा तो किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ सेवा में होता है, ठीक है। अभी क्या होगा, सेवा के बाद ये जो नगर पालिका अधिकारी है, ये सेवा में यहाँ से स्टार्टिंग होगा। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा होता है, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ आप लिखिएगा नगर पालिका महोदय, ठीक है। तो सेवा में नगर पालिका महोदय इस प्रकार से लिखिएगा। फिर नीचे में आपका जो नगर निगम है, चाहे जहाँ से आप लिख रहे हैं जिसको, उसको आप लोग लिखना है। तो मैंने लिखा यहाँ धनबाद नगर निगम झारखंड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देख लेते हैं, आपको दिनांक देना है वहाँ पे, तो जो भी दिनांक रहेगा आप दे लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यही सब आपका जो पॉइंट है, इसी को देखकर आपको अंक प्राप्त होने वाले हैं। फिर आपका जो विषय है उस विषय को लिखना है। विषय क्या हमारी है कि मोहल्ले की नालियों की सफाई के संबंध में, ठीक है, ये आपका विषय हो गया। प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हम लोग ख नंबर का बना रहे हैं कि अपने नगर की सड़कों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत करते पत्र लिखे। पत्र यहाँ लिखना है, तो इसी प्रकार से मैं पत्र बता दिया यहाँ। सबसे पहले सेवा में नगर पालिका अधिकारी महोदय, धनबाद नगर निगम झारखंड। दिनांक दे देना जब भी लिख रहे हैं। सबसे पहले विषय भी यहाँ आपको देना है, तो मोहल्ले विषय जो भी रहेगा उसको देना है। अब यहाँ पर महाशय को पत्र लिखना है। महाशय, विनम्र अनुरोध है कि मैं पूर्वी टुंडी प्रखंड का रहने वाला हूँ। यानी कि आप जहाँ से भी हैं वहाँ का पता लिख दें, जहाँ के भी हैं, जो भी आपका इलाका पड़ता है वहाँ का पता लिखे सबसे पहले। तो मैंने लिख रखा है कि विनम्र अनुरोध है। सबसे पहले यह भी सविनय मतलब सविनय निवेदन है, विनम्र अनुरोध है, तो लिख सकते हैं आप विनम्र अनुरोध है। मैं पूर्वी टुंडी प्रखंड का रहने वाला हूँ। मैं सुंदर पहाड़ी का निवासी हूँ। आपका जो निवास स्थान रहेगा वहाँ का भी आप लोग जिक्र कर सकते हैं। वहाँ से हमारे मोहल्ले की सड़कें इतनी ख़राब हो गई है कि बहुत समस्या हो रही है। आवागमन भी सही तरीके से नहीं चल पाती है और आवागमन में समस्या भी होती है। देखिए, सड़क की दुर्दशा के बारे में व्यक्त किया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है कि बरसात के दिनों में पानी जम जाती है, जिसमें समस्या और भी बढ़ जाती है। पानी जमने के कारण आने जाने में समस्या होती है और इसमें बहुत अधिक गंदगी भी जम जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पानी अगर गड्ढा उड्ढा होगा तो पानी भी जमेगा, आने जाने में दिक्कत होगा। सारा समस्या को अपना व्यक्त करना है भाव आपको, ठीक है। और देख लेते क्या है, जिसमें मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है और इसमें मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है, गंदा होता है तो पूरे गांव मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां गांव में मलेरिया जैसे फैली हुई है। ये सारी बीमारी भी फैलती हैं गंदगी होने से, ठीक है। और गंदगी से पूरे गांव परेशान है। इस प्रकार से आपको भाव व्यक्त करना है। उसके बाद क्या लिखना है, अंत में लिखना है कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि सड़कों की समस्या का समाधान करें। इस प्रकार से आपको जिसको पत्र लिखेंगे आपको एकदम प्यार से बात करना है और रिस्पेक्ट दे के, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा, अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि सड़कों की समस्या का समाधान करें। मुझे आशा है कि आप हमारी समस्या का समाधान हेतु उचित कदम उठाएंगे। इस प्रकार से आपका हो गया पत्र पूरा। अब यहाँ पर लिखना आपका भवदीय, क्योंकि आपको नगर पालिका को लिख रहे हैं, ठीक है। तो भवदीय लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, पता लिख दीजिएगा, जो लिखना है आपको वहाँ पर लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया पत्र लेखन क्लियर और निबंध लेखन क्लियर, आपको प्रश्न तक, यानी कि 2 प्रश्न क्लियर हो गए। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रसंग व्यक्त कीजिए। तो प्रसंग जो है इसका व्याख्या करना है, जो व्याख्या व्यक्त करना है
जो यहाँ पर लिखा हुआ उसका व्याख्या व्यक्त करना है। तो देख लेते हैं हम लोग सब फटाक से। क नंबर क्या पूछा जाएगा, तुम बिनु कांता धनी हरोई तन तिनुबर डालो भाडोल तेही पर विरह जराए के चहे उड़ावा झोल। ये आपका है, इसका आपको भाव व्यक्त करना है पूरा, ठीक है। तो देख लेते उत्तर क्या होगा। तो देखिए विरही नायिका जो नागमती है, ठीक है, विरही नायिका नागमती अपने वियोगावस्था का वर्णन करते हुए कह रही है कि उसका शरीर सूखकर तिनके की तरह हो गया है। अब वह इतनी दुर्लभ हो चुकी है कि हल्की सी हलचल से ही उसका शरीर किसी वृक्ष की तरह कपकपा जाता है। विरही भी उसे जलाकर राख कर देने पर तुली है। इतना ही नहीं, राख भी उड़ जाना चाहती है। तात्पर्य यह है कि अब विरही नायिका का अस्तित्व मिट जाने वाला है। देखिए जो पूरा व्याख्या में समझा रहा हूँ मैं आपको सिंपल छोटा सा में। देखिए जो नागमती है, नागमती के जो पति होते हैं इससे दूर चले जाते हैं। तो नागमती अपने पति को याद करते हुए जो भी मास है, पुष मास है, फागुन मास है, 4 मास का व्यक्त करते हैं भाव। तो इस प्रकार से अपने पति के आशा देखते हैं। अब ऐसा लगता है इसका जो पूरा जिस प्रकार से पेड़ सूख रहे हैं उस प्रकार से वो भी सूख रही है। वो भी जिस प्रकार से हवा चलता है तो पेड़ किस तरह कपकपाता है, ठीक है, हिलता है, उस तरह विरही भी यानी कि जो नायिका है वो भी थरथरा रहा है। तो अपना जो वियोगावस्था है यानी कि वियोग से, पति के वियोग से ये सारे व्यक्त भाव उसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या चाह रहे हैं कि वो जलकर राख हो जाएं, जो नायिका है नागमती हैं जलकर राख हो जाएं, ठीक है। तो राख होने के बाद क्या बोलते थे कि राख होने के बाद वो उड़ जाना चाहती है, मतलब हवा के साथ उड़ जाना चाहते हैं। उड़ने के बाद वो अपने पति के चरणों में स्पर्श करना चाहती है। ये आपकी पूरा व्याख्या रहा, ठीक है। तो ये होता है तीसरा नंबर समाप्त। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। तो आपका चौथा प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दें। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ, ठीक है, क ख ग, तो इनमें से आपको 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, जिसमें आपको 3-3 करके फिर से 6 अंक प्राप्त होंगे। तो देख लेते हैं आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हार हूँ खेल जीता हूँ मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। देखिए जो राम भरत का है ना चैप्टर आपका, तो इसने बोला कि हार हूँ खेल जीता हूँ मोही, इस जिसमें भरत के इस कथन का क्या आशय है देख लेते हैं। और आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जा रहा है, देख लेते हैं एक ही साथ, कि वृक्षों के पत्तियों तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं, इससे विरही का क्या संबंध है। तो इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हार हूँ खेल जीता हूँ मोही, पहला 4 का क का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपका जो आंसर होगा ये कि तुलसीदास जो है, तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के इस प्रसंग में प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत का प्रभु श्री राम के प्रति गण विश्वास प्रकट हुआ है, ठीक है। भरत अपने अग्रज श्री राम के प्रति विश्वास एवं प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हारे हो खेल जिता ही मोही। भरत के इस कथन का अभिप्राय यह है कि उसके भ्राता श्री राम बचपन से ही उन्हें खेल में भी सहयोग करते थे। श्री राम जी खेल में भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे जिससे भरत का दिल दुखे अथवा टूटे। देखिए जो भरत है अपने भ्राता यानी कि अपने बड़े भैया जो हैं राम के बारे में बताते हैं, बोल रहे हैं कि राम जी हैं, राम को मैं बचपन से जानता हूँ, भैया को मैं बचपन से जानता हूँ। इससे ये जो खेल में भी, ठीक है, कभी झगड़ा नहीं करते हैं तो फिर गुस्सा नहीं होते हैं। हारे हुए खेल जीता ही मोही का मतलब होता है ये हारे हुए खेल को भी वो जिता देते थे बचपन में। श्री राम जो हैं मुझे जिता देते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं होने देते थे मुझे, ठीक है, और दिल टूटने नहीं देते थे। यानी कि अपने बड़े भैया राम के बारे में वो बता रहे हैं भरत जी, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न हो गया 4 का क क्लियर। अब देख लेते ख, तो ख का भी आंसर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए ख का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं फागुन माह जो है, ठीक है, जो फागुन माह में वृक्षों के पत्तियां गिर जाती है और वनों में ढाके भी गिरने लगती है। देखिए क्लियर कर देता हूँ मैं, जो फागुन मास है, फागुन मास में वृक्षों से पत्तियां गिर जाती हैं और क्या होता है वनों में ढाके भी गिरने लगती है। वन पेड़ों की दशा देखकर विरहिणी नायिका उदासी दोगुनी बढ़ जाती है। जो वन और पेड़ की दशा को देखकर जो विरहिणी नायिका है, ठीक है, जो नागमती है, उसकी दशा जो और दुगनी बढ़ जाती है और नायिका को अपनी आशाएं पत्तों की तरह झड़कर नष्ट होती नजर आती है। तो ये सारी व्याख्या आ गई। जो विरहिणी नायिका है नागमती अपने पति के वियोग से जिस प्रकार से
पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ से, उसी प्रकार उसका भी प्रेम धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा, सोच रहा कि ऐसा मेरा भी अलग हो गया है। तो इसका पेड़ को देखकर विरहिणी जो नायिका है नागमती, वो भी दुखी हुई है। ठीक है, यही आपका बात है यहाँ पे। अब देख लेते हैं आपका 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न का भी आपका 2 प्रश्न का उत्तर देना है, इन 2 प्रश्नों को उत्तर दें और इनमें भी आपको देखिए 3 करके 6 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। जो कहानी है, ये कहानी में जो लेखक है शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो चलिए देख लेते हैं 5 का क का आंसर क्या होगा। तो देखिए लेखक का जो आंसर है, तो लेखक ने अपने रघु कथा शेर को तानाशाही एवं भ्रामक व्यवस्था सूत्रधार एवं प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये रह गया आपका क का आंसर। अब देख लेते हैं ख। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। ठीक है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है, देख लेते हैं। चलिए आंसर जो होगा आपका, लेखक ने अपने यहाँ कोई वापसी नहीं लेख में बांध या अन्य सरकारी प्रोजेक्ट के कारण उजाड़ दिए गए गांव से निष्कासित लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। देखिए जो नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया नया जो फैक्ट्री वगैरह लग रहा है, इससे क्या होता है, उजड़ जाता है। इसका कारण क्या है कि आसपास के गांव में जो भी फैक्ट्री वगैरह लगेगा, वहाँ के लोग तो एक स्थान से दूसरे से जाएंगे। ठीक है, इससे इसका घर मकान तो उजड़ेगा। यही बताया जा रहा है कि आधुनिक भारत का नए शरणार्थी इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर होता है 5 का क्वेश्चन भी। अब 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घनानंद अथवा विश्वनाथ त्रिपाठी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखें। तो 2 रचनाओं का नाम लिखना है, सिंपल सी बात है। और 7वां प्रश्न आपका भी यहीं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं 6ठा प्रश्न दिखा देता हूँ। पहला लिख दिएगा सुजान सागर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बिरहा लीला। ये आपका हो गए 2। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी देते हैं। ठीक है, कैसे। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी देते हैं, क्या कारण है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए फूल सुगंध के साथ साथ दवा भी काम करते हैं। फूल जो है, फूल सुगंध तो देता ही, साथ ही साथ दवा का भी काम करते हैं। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखते हैं। ठीक है, रखे जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखें चेचक जब बीमारी होता है, चेचक का जो होता है तो उस रोगी के पास क्या होता है कि नीम के पत्ते रखे जाते हैं, है ना। तो ये बात है। उसके बाद क्या है, बेर का फूल सूंघने से बड़े तैया का डंक झड़ जाता है। और क्या होता है, गुड़हल के फूल को देवी का वरदान माना जाता है। इस प्रकार से फूल का काम भी बहुत सारा है। कई कई फूलों को देखिएगा कि निचोड़ कर कान में डाला जाता है। ठीक है, और मतलब बहुत तरीक़ा से इसको काम में लाया जाता है। ये नहीं कि केवल फूल को हम लोग सुगंध के रूप में या तो फिर पूजा के रूप में करते हैं, और भी अनेक काम है फूलों का। तो देखिए इस प्रकार सबका वीडियो रहा है। और भी वीडियो चाहिए तो मैं आप सभी को दे दूंगा, कमेंट कीजिए। और किसी प्रकार का समस्या को तो एकदम कमेंट कीजिए आप। और आप पढ़ाई लगातार जारी रखें, रोकें ना। आपका तो एग्ज़ाम निश्चित है, होगा ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं 8वां प्रश्न आपका, और आज का अंतिम प्रश्न है 8वां प्रश्न। देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पूछा जा रहा है कि हमारी आज की सभ्यता जो है, ठीक है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। ये आपका क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फटाक से दिखा दे रहा हूँ कि हमारी आज की जो सभ्यता है नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण वातावरण निरंतर प्रदूषित हो रहा है, पहला कारण। फिर हो जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण औद्योगिक विकास हो रहा है। जनसंख्या जिस तरफ बढ़ेगा तो औद्योगिक विकास भी होगा, डेवलपमेंट तो होगा ही ना। तो बस यही बात है। उद्योगों का कूड़ा करकट निरंतर कल कारखाने के पानी को प्रदूषित कर रहा है। जो उद्योगों से निकल रहे कूड़ा करकट, ये सारा गंदगी फैला रहा, ये भी एक बस हो गया कार्य। फिर क्या है कि बस्तियों का कूड़ा करकट भी पानी को प्रदूषित कर रहा है। तो बस्ती का जो कूड़ा करकट है वो भी पानी को प्रदूषित कर रहा है। अस्थि विसर्जन, ये तो बात है, ये है सब मतलब अस्थि विसर्जन यानी कि जो कोई व्यक्ति डेट कर जाते हैं उसके बाद उसको अस्थियों को गंगा में या फिर पानी में बहाया जाता है ना। तो अस्थि विसर्जन भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों में किया गया, मतलब नदियों में किया जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। देखिए आपको बताना है किस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है पानी का। ठीक है, ये आपको बताएं। तो इससे भी जल प्रदूषण होता है, और नदियों के जल के निरंतर प्रदूषण होने से जल स्तर भी निरंतर कम होता जा रहा है। ये हो गया आपका सही आंसर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और यहीं समाप्त होता है।
तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल पाए, ठीक है। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की समस्या हो तो एकदम कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, और पिछले वीडियो का भी लिंक दे दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।